जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि DU-SOL और नॉन कॉलेज से रिलेटेड है। और ये फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, भारतीय संसद। तो संसद का यह टॉपिक है और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। संसद वह धुरी है जिसके चारों ओर हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था घूमती है। इस कथन के संदर्भ में संसद की शक्तियों और भूमिका का वर्णन कीजिए। संसद के बारे में पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसे संसद के चारों ओर घूमती है, उसके बारे में बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जरा आंसर को। भारत में द्विसदनीय संसद की उत्पत्ति एक ऐतिहासिक देन है। यानी कि ब्रिटिश काल से ही अगर देखा जाए तो हमारे संसद के जो सदन रहे हैं दोस्तों, वो दो रहे हैं। संसदीय संस्थाएं भारतीय शासन तंत्र के सदा घूमते रहने वाले पहिए हैं जो सदा शासन को चलाते हैं। भारतीय संविधान में एक केंद्रीय व्यवस्थापिका का विधायिका का प्रावधान किया गया है, केंद्र सरकार का, ठीक है, या विधायिका का जिसे संसद कहा गया है। और संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर संगठित की गई है, बनाई गई है। यानी संसद जो है हमारी द्विसदनात्मक सिद्धांत के दो सदनों के आधार पर बनाई गई है। संसार के अन्य देशों के समान कानून निर्माण के लिए भारत में संघीय संसद की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्रवादी देशों में संसद का विशेष महत्व होता है क्योंकि उसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नेता जनता के लिए कानून को बनाते हैं। हम जिन नेताओं को दोस्तों चुनते हैं, वो नेता संसद में बैठ के हमारे लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। इंग्लैंड के एकात्मक शासन ने तथा परंपराओं ने वहां की संसद को संसार में सबसे अधिक शक्ति संपन्न बना दिया है, क्योंकि वहां पे राजा को नाम मात्र की शक्ति प्राप्त है। राजा को सिर्फ कहते हैं सिग्नेचर करने के लिए रखा गया है, जो विधेयकों पे या बिलों पे साइन करता है। बाकी संसद बहुत शक्तिशाली है, उसकी शक्तियां संसद की ब्रिटेन में असीमित है। इंग्लैंड की संसद की बात हो रही है, लेकिन वहीं अगर भारतीय संसद जो है वो इंग्लैंड की संसद के समान शक्तिशाली तो नहीं है, फिर भी यह संसार की अत्यंत शक्ति संपन्न व्यवस्थापिकाओं में यानी संसदों में गिनी जाती है। अनुच्छेद 79-79 के अनुसार भारत की संघीय व्यवस्थापिकाओं में संसदों में राष्ट्रपति सहित संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। यहाँ कोई भी विधेयक, कोई भी बिल, जब संसद की बात होती है ना दोस्तों, तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई बिल, विधेयक तब तक पास नहीं हो सकता जब तक संसद के दोनों सदन उसे पारित ना कर दें और उसके पश्चात राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दें। राष्ट्रपति के जब तक साइन नहीं होंगे तब तक वो कानून लागू नहीं होता है। आगे आते हैं, संसद के दो सदन। संसद के निचले सदन को लोकसभा के नाम से पुकारा जाता है। इसमें संपूर्ण भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। यह एक अस्थायी सदन है। विश्व के लोकतंत्रवादी देशों की व्यवस्थापिकाओं में, जहां भी लोकतंत्र है वहां की संसदों में भारत की लोकसभा सर्वाधिक जनता का नेतृत्व करती है, सबसे ज्यादा जनता को लेकर साथ चलती है। आगे आते हैं दूसरे सदन पे, राज्यसभा में। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। यह स्थायी सदन है, यानी कि ये कभी भी डिसमिस नहीं होता। और इसके सदस्य जो हैं वो देश के वरिष्ठ बड़े नेता होते हैं जो अपनी योग्यता के लिए विख्यात प्रसिद्ध होते हैं। यह सदन जनता का नहीं, राज्यों का सदन होता है और इसमें सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि नेतृत्व करते हैं, राज्यों की बात रखते हैं। संसद की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित यानी कि तय है, परंतु फिर भी देश के शासन पर इसका अद्भुत प्रभुत्व दबदबा स्थापित है। भारतीय संसद संप्रभु, स्वतंत्र या शक्तिशाली नहीं है, मतलब कहते हैं कि संप्रभु नहीं है, ठीक है, परंतु यह विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करती है। इसकी शक्तियां निम्नलिखित हैं। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। संसद को संघीय सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। आपको पता होगा तीन प्रकार की सूचियां होती हैं। एक तो संघ सूची होती है, दूसरा समवर्ती सूची होती है, और तीसरी राज्य, और जो मतलब इन दोनों के बीच जो होती है उसे राज्य सूची कह सकते हो, चाहे आप, वैसे वो दूसरे नंबर पे आती है राज्य सूची, ठीक है ना। तो संसद जो है वो संघ सूची और समवर्ती सूची पर तो कानून बनाती है, लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थिति आ जाए तो वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। देखो, आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। बताता हूँ, जैसे कि तीन सूचियां हैं और हमारे यहाँ पे आपको बताया
कि केंद्र शक्तिशाली है, संघात्मक शासन है, केंद्र शक्तिशाली है, दो सरकारें हैं, केंद्र और राज्य, और दोनों में केंद्र शक्तिशाली है। तो संघ सूची यानी कि केंद्र सूची, तो केंद्र सूची पे कौन बनाएगा? केंद्र। राज्य सूची पे कौन बनाएगा? राज्य। और संवर्ती पे कानून बनाने का अधिकार वैसे दोनों को दिया गया है, पर केंद्र की पहली प्राथमिकता दी गई है केंद्र को कि वो संवर्ती सूची पर कानून बनाता है। लेकिन अगर देश में आपातकाल लग जाए या कुछ खास परिस्थिति हो जाए तो केंद्र को यह अधिकार है कि वह अगर चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। अगला, भारतीय संविधान विशेष शक्तियों भारतीय संविधान में विशेष शक्तियां केंद्र को दी गई हैं और सभी विषयों पर केंद्र का अधिकार माना गया है, क्योंकि केंद्र सरकार हमारी क्या है? शक्तिशाली है। आगे आते हैं, जब राज्य की सूची का कोई भी विषय, राज्य सूची का कोई भी विषय जो राज्य सूची में रखा गया है, ठीक है, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे पुलिस हो, अगर वो विषय राष्ट्रीय महत्व का, देश के महत्व का बन जाता है, देश का बहुत अहम मुद्दा बन जाता है, और राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से इस प्रकार का प्रस्ताव पास करती है कि वो राज्य सूची का विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गया है, तो राज्य की सूची का कोई भी विषय अगर राष्ट्रीय महत्व का बन गया है, तब उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है, यानी केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है। आगे आते हैं, वित्तीय शक्तियां। भारतीय संसद को देश के वित्त पर, बजट पर पूरा नियंत्रण होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की आज्ञा से वित्त मंत्री, जो बजट मंत्री है, ठीक है, वो देश के आने वाले वर्ष का पूर्ण बजट लोकसभा के सामने पेश करता है। बिना बजट पास हुए ना एक पैसा कर के रूप में वसूल किया जा सकता है और ना ही एक पैसा किसी पर व्यय माने खर्च किया जा सकता है, तथा ना ही कोई ऋण कर्ज लिया जा सकता है। संसद ही लोक लेखा समिति को नियुक्त करती है, जो कि सालाना चीजें जो है लिखती है, और संसद की स्वीकृति मंजूरी के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में, मतलब हमारे देश के बजट में से खर्च का अधिकार नहीं होता है। संसद की मंजूरी के बिना सरकार पैसा नहीं निकाल सकती। आगे आते हैं, कार्यपालिका शक्तियों में से भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल जो भी काम करेंगे वो संसद को भी जवाब देंगे, ना कि राज्यों को, ठीक है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्ता में रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास हो, यानी कि बहुमत हो। जब तक सरकार को बहुमत मिलेगा, लोकसभा में विश्वास है, तब तक मंत्रिमंडल बना रहेगा। जिस दिन विश्वास खो दिया तो उसी दिन मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जो इस प्रकार है। आगे आते हैं, पहला, प्रश्न पूछकर। संसद के सदस्य सरकार के कार्य और नीतियों के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार रखते हैं। संसद के सदस्यों को पूरा अधिकार है कि वो सरकार के होने वाले कामों के बारे में प्रश्न पूछें। इसमें कार्यकारिणी का, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित होता है कि कार्यपालिका जो है वो वाकई में काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि सदस्य जो होते हैं वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे सरकार की जो कमियां हैं वो जनता के सामने आती है। आगे, काम रोको प्रस्ताव। देश में घटित होने वाली किसी महत्वपूर्ण घटना के संबंध में सदस्य काम रोको प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, जिसमें जब तक उस घटना का हल नहीं निकल जाता तब तक संसद में काम नहीं होते हैं। आगे, अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा स्पष्ट रूप से सीधे मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर सकती है। इससे सरकार के कार्यों की खुली आलोचना होती है। अविश्वास प्रस्ताव, अगर संसद में किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए दोस्तों, तो सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। आगे, बजट अस्वीकृत करके, नामंजूर करके। संसद में लोकसभा सदन में उपस्थित बजट को पूर्ण रूप से नामंजूर करके अथवा उसमें कटौती करके, बजट को कम करने का प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद पे अपना अविश्वास प्रकट कर सकती है। संसद के जो मंत्री वगैरह हैं वो बजट को चाहे तो पूर्ण रूप से नामंजूर कर सकते हैं या उसमें कटौती कर सकते हैं। इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव भी वो सामने ला सकते हैं। मंत्रियों के वेतन में कटौती। लोकसभा मंत्रियों के वेतन में कटौती, जो उनकी सैलरी है उसको कम करने का प्रस्ताव पास कर देती है, तो यह भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास समझा जाता है। आगे आते हैं, राज्यों से संबंधित शक्तियां। संविधान में संसद को यह भी अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा के बिना वह उनकी सीमाओं के नामों में बदलाव कर सकती है। संसद को यह भी अधिकार है कि वह नए राज्य का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व, किसी राज्य को समाप्त भी कर सकती है। और संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का अधिकार है कि किसको सिटीजनशिप देनी है, किसको नहीं देनी, ये भी उन्हें संसद को पूरा अधिकार है। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में भी संशोधन कर सकती है।
संसद यदि चाहे तो संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको भी संशोधित कर सकती है। ये संशोधन से संबंधित जो है चेंजेस दिखाए गए हैं, तो जो भी बदलाव है अगर वो चाहे तो वो कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है और संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको भी बदल सकती है कि चेंज इस तरीके से नहीं, अब और किसी तरीके से होंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली 3 विधियां अपनाई जाती है, साधारण विधि, विशेष विधि और विशेष विधि के साथ आधे राज्यों का समर्थन विधि। तो इस तरीके से जो है संविधान में बदलाव किए जाते हैं। तो या तो संविधान में संशोधन हो सकता है या संशोधन की विधि को भी बदला जा सकता है। आगे आते हैं निर्वाचन संबंधी शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन चुनाव संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्यों के अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, यानी कि जो संसद के मेंबर हैं वो वोटिंग डालेंगे, प्लस जो राज्य की विधानसभाओं से चुने गए मेंबर हैं वही वोट डालते हैं, उसमें जनता भाग नहीं लेती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से ना हो करके। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं। आगे आता है महाभियोग का अधिकार। महाभियोग जो है पद से हटाने की विधि है। संसद के दोनों सदन विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। संसद चाहे तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर भी महाभियोग लगा सकती है और उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव पास कर सकती है। और ये सब जो होता है ये विशेष विधि के साथ में किया जाता है। आगे आते हैं संसद की भूमिका में परिवर्तन। दोस्तों, संसद का कार्य कानूनों का निर्माण करना है, परंतु कुछ समय से कार्यपालिका जो है वो संसद को नजरअंदाज करके विधियों में फेरबदल करती है। संसद के गिरते हुए ये स्तर होगा, संसद के गिरते हुए ये स्तर है, ध्यान रखिएगा स्तर है। संसद का जो गिरता हुआ स्तर है उसको हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि संसद को वाकई में जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करती है। संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक गिरावट अध्यक्षों उसके और उस सदन के सभापतियों के स्तर में आई है, क्योंकि यह लोग दलीय हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि संसद में एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, लोकसभा में स्पीकर भी होता है और ऐसे राज्यसभा में भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जिस पार्टी से रिलेटेड होते हैं वो अपनी ही पार्टी के फेवर में बोलते हैं, ना कि जबकि उनको अपने पद की गरिमा में रहते हुए काम करना चाहिए कि दोनों ओर से पक्ष और विपक्ष की बात सुननी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष जिस पार्टी का होता है वो उस पार्टी के फेवर में कार्रवाई करता है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं जो है संसद का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। और मंत्री यदि किसी प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाता है। अध्यक्ष केवल यह कहकर पीछे हट जाते हैं या अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि उत्तर बाद में दे दिया जाएगा, जो कि संसद की गरिमा के लिए सही नहीं है। आगे आते हैं निष्कर्ष पे। भारतीय संसद की कार्यप्रणाली के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संसार की सबसे सर्वाधिक शक्ति संपन्न व्यवस्थापिका संसदों में से एक है। इसकी शक्ति की सीमाएं निर्धारित है। काम की शक्तियां समय बीतने के साथ साथ न केवल संसद की गरिमा, संसद का सम्मान कम हो रहा है, बल्कि उसके महत्व को भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है। यदि संसद को राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र रहना है तो सभी तत्वों को एक राष्ट्रीय आधार पर इसके महत्व को बनाए रखने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। संसद के जो सदस्य हैं, सरकार है, विपक्ष है और ये सब लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि इसके महत्व को बनाए रखना है, इन सब पे विश्वास करना है, इन सब के महत्व को बनाए रखना है। हम आशा करते हैं कि हमारी संसद भारतीय राजनीति में एक मध्यस्थ की, एक मीडिएटर की भूमिका के रूप में सरकार और जनता के बीच संचार माध्यम के रूप में और विभिन्न शक्तियों के बीच समीकरण रखने में सफल होगी। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमारा जो है खत्म होता है और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो ये टॉपिक है ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में।